आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की तरफ से आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 44 लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं आज की कहानी को तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाएगी तो आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी। चलिए आइए, इससे पहले की स्टोरी में हम लोगों ने बात की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। अगर इससे पहले का पार्ट आपने सुना होगा तो आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। भूवैज्ञानिक जल्दी ही समझ गए कि किसी सेल की और इसलिए पृथ्वी की भी आयु वर्षों में बताना आसान नहीं है। आज हम उन तरीकों को जानते हैं जिनसे सेलों और खनिजों की आयु अंकों में और वर्षों में निकाली जा सकती है, परंतु 18वीं 19वीं शताब्दी में वह संभव नहीं था। लेकिन यह अंदाज आ गया था कि सेलों की तुलनात्मक आयु बताई जा सकती है। अध्यारोपण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने यह तो स्पष्ट ही दिया था कि नीचे के सेल पुराने और ऊपर के बाद के होते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से बहुत बड़ी क्रांतिकारी जानकारियां मिलने लगी। यह पता लग गया कि प्रत्येक जीवाश्म अपने अपने काल का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जीवाश्मों के अध्ययन से सेल की तुलनात्मक आयु बताई जा सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाले जीवाश्मों के इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से सेलों की आयु का एक ढांचा खड़ा किया जा सकता है। यह जो ढांचा खड़ा किया गया उसी को आज हम भूवैज्ञानिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। इस समय सारणी के बनने का इतिहास बड़ा रोचक यानी इंटरेस्टिंग है। भूवैज्ञानिक यह तो समझ ही गए थे कि पृथ्वी में सबसे पहले अग्नेय सेल बने होंगे, फिर पानी द्वारा उनके घिसे जाने से बनी मिट्टी से औषधि सेल का निर्माण हुआ होगा। बाद में इस प्रकार पहले बने सेलों पर ताप दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों की उत्पत्ति हुई होगी। इसीलिए यदि आज कहीं तीनों प्रकार के सेल मिल रहे हों तो संभावना इसी बात की है कि कायांतरित सेल सबसे पुराने होंगे। फिर यह भी समझ में आ गया कि बहुत प्राचीन काल के औषधि सेलों में जीवाश्म नहीं मिलते, अर्थात तब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। बाद में जीवाश्मों वाले औषधि सेल मिलने लगते हैं। उनमें भी पहले सरल शरीर रचना वाले और धीरे धीरे क्रम से जटिल शरीर वाले जीव मिलते हैं। इसके आधार पर तुलनात्मक आयु का एक
क्रम खड़ा किया जा सकता है। पर साथ ही कुछ और बातें भी पता लगी। एक तो यह कि पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं हो सकता जहां प्रारंभ से आज तक के सेल एक के ऊपर एक मिल जाएं। कहीं किसी काल के मिलेंगे, कहीं किसी काल के, और हमें उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके सह संबंध स्थापित करना पड़ेगा। दूसरे कहीं भी सेल बनने के बाद उनमें घिसा जाना, टूटन फूटन, मुड़ना, उल्टा हो जाना, एक के ऊपर एक चढ़ना आदि भी हो ही सकता है। तीसरे किसी एक ही समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के सेल बन सकते हैं। इन सब बातों का विचार करके धीरे धीरे भूवैज्ञानिक समय सारणी का विकास हुआ। वर्नर ने ही सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास को 4 भागों में बांटा, जिन्हें उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और क्वार्टररी कहा। कायांतरित सेलों को प्राइमरी, बिना जीवाश्मों के औषधि सेलों को सेकेंडरी, जीवाश्मों से युक्त को टर्शियरी और वर्तमान मिट्टी आदि को क्वार्टरनरी कहा गया। आज की समय सारणी में इनमें से केवल क्वार्टरनरी बचा है। अब हम आपसे यहीं पर इजाज़त लेना चाहेंगे। इस वीडियो को आप उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर, सम्मान, स्नेह पाकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। आप सभी को बिंदु तिवारी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।